हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू नयन फाइनेंशियल क्लासेस। नयन फाइनेंशियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक नयन कुमार और मैंने ये जो यूट्यूब चैनल है ये आपके अवेयरनेस के लिए है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें बताऊं जो आप जानना चाहते हैं और जो आपके लिए जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये एक नई सीरीज मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स, जिसके तहत एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसके तहत मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें जो कि आपको आपके अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जाननी चाहिए। तो विद दिस लेट मी स्टार्ट दिस। और मैं एक्चुअली वीडियो की स्टार्ट एक बहुत ही छोटा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगा कि जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को शायद पता ना हो। वो ये कि हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में कब चालू हुई। अगर मैं आपसे पूछूं विच वॉज द फर्स्ट स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड विच वॉज लॉन्च इन इंडिया, मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोगों को हमें नहीं पता है। हम सब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं बट शायद हमें उसका बैकग्राउंड नहीं पता है। और मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से ये क्लैरिफाई करना है कि इन सब डाउटों को मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो तो चलिए चालू करते हैं हम अपना वीडियो। तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड इंडिया में बना म्यूचुअल फंड, इट वाज इन 1964 व्हेन यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय ए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सो 1964 वो साल है जिस समय पहली बार म्यूचुअल फंड हमारे देश में म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आया और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हमारे देश की पहली एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और यूटीआई की एक पहली स्कीम 1964 में जो लॉन्च हुई वो हमारी पहली स्कीम है यूटीआई की। फिर एक्चुअली 1964 से 1978 तक का वो एक दौर था जिसमें यूटीआई वाज द ओनली डोमिनेटिंग प्लेयर। और बिटवीन 1964 टू 1978 यूटीआई का असेट्स अंडर मैनेजमेंट तकरीबन 4700 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। 1978 एक वो साल है जिस समय यूटीआई के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने लगी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले बैंक थी जिसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम चालू करा। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक और इस तरह के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आए। फिर 1994 एक वो दौर था जस्ट आफ्टर द एलपीजी एरा, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एरा। उस समय प्राइवेट बैंक्स भी आने लगे और फिर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और बाकी सारे बैंक्स आने लगे। और देन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लोगों का विश्वास बढ़ने लगा और लोगों को ये समझ में आने लगा कि ये भी एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी जरूरी है। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा बैकग्राउंड। उसके बाद चलिए ये सीरीज मैं चालू करता हूं जिसमें मैं ये टच करूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है और इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये वीडियो हमारे उन सारे दर्शकों के लिए काफी सुटेबल है जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पहली बार आए हैं या उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट दौर अभी चालू किया है। हम सभी के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है और हमें ये जानना चाहिए कि हम जहां भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो विद दैट ऑब्जेक्टिव लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कि व्हाट डू वी डू विथ आवर मनी, हम अपने पैसे का करते क्या है। तो डेफिनेटली हम अपने पैसे को तीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहला, हम अपने पैसे से स्पेंड करते हैं, हम अपने पैसे से अपना खर्चा चलाते हैं। दूसरा, उसी पैसे को हम सेव करते हैं। सेव हम करते हैं बैंक डिपॉजिट्स में, मे बी पीपीएफ में, मे बी पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, या उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब एक सवाल आता है कि स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं इस सवाल पे आऊंगा बट जस्ट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा। एक वॉरेन बफेट जो कि वर्ल्ड रिनाउंड इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बोला है, एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बोली है। उन्होंने बोला है, डू नॉट से व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब ये आप मान लीजिए कि एक मूल मंत्र है सेविंग्स करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, कि हमें अपने खर्चे को कंट्रोल में करना है और उसके बाद हमें इन्वेस्टिंग करनी है। तो ये एक जस्ट एक वॉरेन बफेट का बहुत ही फेमस कोट है, तो इसको मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए जस्ट एक रखा। बट अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेविंग्स अच्छी बात है बट
सेविंग्स का प्रॉब्लम क्या है। तो व्हाट इज रॉन्ग विद जस्ट सेविंग। अब देखिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पैसे बचाने में क्या प्रॉब्लम है, आप बोलोगे ये कैसा सवाल है, ये बिल्कुल ही अजीब सा सवाल ये पूछ रहा है। बट हाँ, पैसे केवल बचाने में प्रॉब्लम है। और वो क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई, आप पैसा कितना भी बचा लो, बट आप आपका वो पैसा आपका वो पैसा समय के साथ कम होता जाएगा, बिकॉज वहां पर महंगाई है। वो आपके महंगाई जो है आपके पैसे की वैल्यू हर दिन कम करती है। महंगाई को तो आप रोक नहीं सकते हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं डेफिनेटली आऊँगा। वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बट सेविंग्स का देखिए का प्रॉब्लम क्या है, जो महंगाई है। महंगाई का एक जस्ट एक आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप मान के चलिए आज आपका खर्चा 30,000 रुपये है, मान के चलिए आपका खर्चा 30,000 रुपये है। आज से 5 साल बाद उन्हीं चीज़ों में, उसी लाइफस्टाइल के लिए और उन्हीं सब चीज़ों जिन पर आप आज 30,000 रुपये खर्च कर रहे हो, मान लो स्कूल है, कॉलेज है, घर का रेंटल है, कार, खाना पीना, ग्रोसरी, आज से 5 साल बाद उन्हीं सब के लिए आपको आज से 5 साल बाद उन्हीं सब खर्चों के लिए आपको 40,000 देना पड़ेगा। आज से 15 साल बाद वो डबल हो जाएगा, 60,000 रुपये। और आज से 20 साल बाद वो तकरीबन 80,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये होता है महंगाई का इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन आवर डे टू डे एक्सपेंसेस। सिमिलरली, अगर आप मान लीजिए आपके पास बैंक में 1,00,000 रुपए है, मान के चलिए 5 साल बाद क्या वो 1,00,000 रुपए, आज आप जितनी चीजें खरीद सकते हो 1,00,000 रुपए में क्या आप खरीद पाओगे? नहीं, आप नहीं खरीद पाओगे। आज से 5 साल बाद आप महज 80,000 रुपए के इक्विवेलेंट की चीजें खरीद पाओगे जो आप आज खरीदते हो। सिमिलरली 15 साल बाद वो बिल्कुल ही 50,000 हो जाएगा और उसके आगे ये 35,000 होगा। तो महंगाई ही एक ऐसी चीज है जिसको हमें बीट करना है, और इसीलिए सेविंग्स इज नॉट गुड, बिकॉज सेविंग डजंट टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन, इट जस्ट सेव्स मनी। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सेविंग्स नहीं है। महंगाई एक प्रॉब्लम है, महंगाई अच्छी भी है, बिकॉज एक जीडीपी को, एक हेल्दी जीडीपी के लिए एक महंगाई का किसी भी जीडीपी को, हेल्दी जीडीपी को के लिए महंगाई का किसी एक टॉलरेंस लिमिट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो सॉल्यूशन है इन्वेस्टिंग। तो हमें इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी हम चालू करेंगे उतना अच्छा है। और क्यों अच्छा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिएगा। और हमें सेविंग से इन्वेस्टिंग में जाना है। हमें सेविंग्स नहीं करनी, हमें इन्वेस्ट करना है। हमें अपने पैसे को काम पे लगाना है, रेदर देन काम पे। ऑफ कोर्स हम काम पे जाएंगे, हम काम पे जाना हमारा काम है, हमें अर्निंग्स करनी है। बट यह हमें अपने पैसे को आइडल नहीं रखना है। सेविंग्स में वो पैसा आइडल होता है, इन्वेस्टिंग में पैसा आपके लिए काम करता है। तो और इन्वेस्टिंग में हमें बेनिफिट मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके बारे में आपको बताऊंगा जब मैं आपको म्यूचुअल फंड सिप के बारे में बोलूंगा इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस में। बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक मैजिक है, जो कि आपके पैसे को कुछ समय, आप उसको समय दीजिए, वो पैसे को कई गुना बढ़ा सकता है। अब देखिए, अब एक इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। इन्वेस्टिंग इज राइट, बट फाइनेंशियल प्लानिंग इज द बेस लाइन। हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। हमें अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करने हैं। गोल्स हो सकते हैं जैसे कि हमें अपने मैरिज के लिए पैसा रखना है, कार के लिए पैसा रखना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा रखना है, रिटायरमेंट के लिए पैसा रखना है। तो ये सब हमें गोल्स डिफाइन करते हैं। उसी के हिसाब से हम अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन असेस करते हैं। हम अपनी करंट एसेट एलोकेशन देखते हैं। एसेट एलोकेशन क्या है, ये अगेन अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। और उसी के बाद हमें इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली हमें करना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स मॉनिटरिंग एंड रिव्यू इज ए रेगुलर प्रोसेस जो हमें अपने इन्वेस्टमेंट में करते रहना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है? ऑफ कोर्स ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी से जल्दी हम उनको अचीव करेंगे। दूसरा होता है महंगाई बढ़ रही है, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ानी है, और सेविंग्स, जैसा हमने देखा, सेविंग्स विल डिटोरिएट योर्स वैल्यू ऑफ मनी एवरी पासिंग डे। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, और इन्वेस्टिंग के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। हमें इमरजेंसीज के लिए पैसा रखना है, हमें टैक्सेस को एफिशिएंटली मैनेज करना है। इस कारण भी
फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। और ऑफ कोर्स अगर ये सब कुछ हो जाए, हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें, तो ये हमें पीस ऑफ माइंड देता है। आगे बढ़ेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए अगेन वॉरेन बफेट का एक कोट है कि नेवर डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आप एक सेकंड सोर्स जनरेट करते हैं अपने लिए, एक इनकम स्ट्रीम आप अपने लिए जनरेट करते हैं, और वो आपको काफी हेल्प करती है। एक 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 ये इसमें मैं जस्ट आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ, इस स्लाइड से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू इन लॉन्ग टर्म। मैंने बस सेंसेक्स का कैगर आपके सामने डाला है यहाँ पे। अगर आप देखें, अगर मैं ये पूछूं कि आपको फिक्स डिपॉजिट से कितना आप पैसा कमा सकते हो, 6%, 7%, बहुत अच्छा होगा 8%, 9%, उसके बाद आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा, तो आफ्टर टैक्स आपका वो पैसा और भी कम हो जाएगा। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स का सीएजीआर आप मान के चलिए इंटरेस्ट रेट, जिस रफ्तार से आपका पैसा बढ़ता है उसे हम सीएजीआर बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर आप देखें कि अगर 5 साल का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीएजीआर देखें तो 12.8%, 10 साल का 12.7, 15 साल ईयर्स का 10.3, 20 साल में 15। इस तरह से अगर आप देखें तो कभी भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें म्यूचुअल फंड का पैसा जाता है, उसका सीएजीआर हमेशा फिक्स डिपॉजिट की तुलना में बहुत अच्छा रहा है। और जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में, तब आपको रियलाइज होगा, अगर मेरा ये तकरीबन डबल है, आप मान के चलिए अभी फिक्स डिपॉजिट 6-6.5% है, आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स का कैगर, तो ये तकरीबन डबल है। और अगर आपका रिटर्न डबल हो जाता है तो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे डबल नहीं, कई गुना ज्यादा बढ़ेंगे। Investing for long term can really be beneficial and can work wonders for you। आप ऐसा देख सकते हैं जून 83 में बीएसई, ये बीएसई का हमारा सेंसेक्स का ग्रोथ परफॉर्मेंस है। पिछले 20 इयर्स में आप देखिए देयर इज एक्सपोनेंशियल बूम, और एक्सपोनेंशियल बूम इसीलिए है बिकॉज इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, नो वन कैन रियली क्वेश्चन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। हमारे पास डेमोग्राफी एडवांटेज है, हमारे पास इंटरनल डिमांड है, हमारे पास और वो सारी चीजें हैं जो कि एक किसी भी कंट्री को चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रॉस्पर करने के लिए। अब देखिए, जैसा मैंने बोला फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें ये बताना बहुत जरूरी है कि हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, हम अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, बट पैसे को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज इसी के बेसिस पे आप अपने असेट क्लासिफिकेशन, असेट एलोकेशंस को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो पैसे हम बचा रहे हैं पढ़ाई के लिए, मे बी रिटायरमेंट के लिए, हमें घर खरीदना है, हमें ट्रैवल प्लान करना है, वेकेशन पे जाना है, गाड़ी चाहिए, बच्चों का एजुकेशन, तो फाइनेंशियल गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर इन्वेस्टिंग वी हैव टू फर्स्ट थिंक थ्रू कि व्हाट आर माय फाइनेंशियल गोल्स। ओके, हमारे पास फिर ऑप्शंस क्या है। हमने मान लो गोल डिटरमिन कर लिया, चलो मुझे बच्चों की पढ़ाई एक मेरा गोल है। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है, मेरे पास ऑप्शंस डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे हैं। गोल्ड है, हम सब लोग इंडियंस लव गोल्ड, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, हम इंश्योरेंस लेते हैं अपने इमरजेंसीज के लिए, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन विच combines all of this or any one of this depending upon the scheme. So that is what mutual fund is so important. जैसा कि मैंने आपको बोला, हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पैसे को काम पे लगाना है, और वो पैसा हमें काम पे लगेगा, वो हमारे लिए इन्फ्लेशन फाइट करेगा, हमें इनकम देगा, ग्रोथ करेगा, ऑफ कोर्स एक स्टेबिलिटी देगा। इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक राइट एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा। तो एसेट एलोकेशन बहुत बार हमारे इन्वेस्टर्स, आप लोगों के मन में आता होगा, ये एसेट एलोकेशन होता क्या है। तो एसेट एलोकेशन कुछ नहीं है, ये एक बैलेंस थाली है। ये एक ऐसी थाली है जिसमें आपको प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी है, एवरीथिंग। तो दिस एसेट क्लास इज बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द आंसर टू दिस। बिकॉज इन म्यूचुअल फंड यू हैव मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टीपल टाइप्स के म्यूचुअल फंड है, जो मैं वीडियो में बने रहिएगा, मैं उन सबको कवर करूंगा, और आप ये जानेंगे कि इन जस्ट लाइक ए बैलेंस थाली गिव्स यू ऑल द न्यूट्रिशन, म्यूचुअल फंड हैज एज एन asset class can give you all the options for to meet your financial goals. Yes, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ इन्वेस्टमेंट
ऐसे हैं जो कि वैल्यू में बढ़ते हैं, जैसा कि प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, आपकी इक्विटी शेयर्स हैं, ये वैल्यू बढ़ाते हैं। और इन्वेस्टमेंट दैट कैन जनरेट इनकम, आपके इनकम तो दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक डिपॉजिट आपको इनकम दे रहे हैं, बट क्या आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं? नहीं, बिकॉज वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें, और अगर हम राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस कर पाएंगे और अपने लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, योर पेशेंस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लिए मैं इस चैनल में, इस सीरीज में कई सारे वीडियोस लेने वाला हूं, जिसमें मैं म्यूचुअल फंड की सारी बेसिक्स चीज़ें मैं समझाऊंगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं, एवरीथिंग विच एज एन इन्वेस्टर यू मस्ट नो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो में बने रहिएगा। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी ही अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।